तो ये बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 में है जनन, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप लोग जानती हुईगा, सजीव का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और ये जनन अगर नहीं हो तो इस पृथ्वी पर किसी भी जीव जो का अस्तित्व संभव नहीं है। आप लोग ऐसा जानते हुईगा कि जितने भी जीव होते हैं उसका आयु निश्चित होता है। एक निश्चित आयु के बाद वह अपना शरीर त्याग देता है या उसका शरीर कार्य करने के लायक नहीं रहता है, जिसे साधारण भाषा में हम कहते हैं कि वो मर गया। तो मरने के बाद क्या होती है, तो उसका स्पीशीज जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसके लिए उसमें एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं जनन या प्रजनन। अब ये जनन या प्रजनन क्या है? तो प्रत्येक जीव, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं, वे अपने जैसा ही एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, और इस प्रक्रिया को ही हम प्रजनन या जनन कहते हैं। जनन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है और यह जनन का होना आवश्यक है। अगर मान लिया जाए जनन नहीं हो तो जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि जीवों का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगी। और मान लिया जाए एक आम का पौधा है, उससे हम आम प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर उसमें गुठली नहीं हो तो पुनः फिर दूसरा पौधा नहीं मिलेगा। उस पौधा के सूखने के बाद आम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसमें बीज होता है, फिर उस बीज को हम लगा करके फिर दूसरा पौधा प्राप्त करते हैं और उससे आम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य हुआ कि जीवों की अस्तित्व को कायम रखने के लिए जनन या प्रजनन अति आवश्यक है। इसके साथ साथ लैंगिक जनन की क्रिया जो होती है उसमें माता पिता के जो अनुवांशिक गुण होते हैं वह गुण सूत्र के माध्यम से फिर नए पीढ़ी में जाता है। यही कारण है कि इन गुणों का स्थानांतरण जनन के माध्यम से होती है। तो माता पिता के गुणों का स्थानांतरण जो होता है उसके संतानों में होती है और वह गुण कायम रहता है। साधारणतः हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, बढ़ई का बेटा अगर बढ़ई का काम नहीं भी करे फिर भी वो बढ़ई का काम स्वयं जानते रहता है, क्योंकि उसकी अनुवांशिकता होती है, उस परिवेश में वो होता है। तो ये अनुवांशिक गुण जो होते हैं उसके हेरिडिटी के माध्यम से, अनुवांशिक कणों के माध्यम से एक जनरेशन से आने वाले जनरेशन में यानी उनके बच्चों में जाता है, जिसके फलस्वरूप ये गुणों का स्थानांतरण होता है। तो गुणों के स्थानांतरण के लिए और स्पेसीज कायम रखने के लिए जीवों में जनन का होना अति आवश्यक है। अब देखिए, ये जनन प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा गया है लैंगिक जनन और एक को कहा गया है अलैंगिक जनन। अब ये लैंगिक जनन क्या है? तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन के फलस्वरूप नए जीव की उत्पत्ति होती है, यानी जिसमें नर और मादा दोनों मिलकर के जनन की क्रिया संपादित करती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। बड़े बड़े जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा आदि जो है, जिसमें नर और मादा दो वर्णी में पाया जाता है, दो अलग अलग शरीर में होते हैं, उसमें अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का विकास होता है, जो बच्चों के विकास में सहायक होती है। उसी प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, या जिस जीव में नर और मादा स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है, एक ही जीव में नर और मादा दोनों होते हैं, उस स्थिति में जो है लैंगिक जनन की क्रिया संपादित होती है, अलैंगिक जनन की क्रिया संपादित होती है। जैसे पादपों में हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। अब अलैंगिक जनन की क्रिया की कई विधियां हैं, जो कि बराबर पूछा जाता है अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहला है विखंडन विधि। विखंडन विधि के द्वारा अमीबा में जनन की क्रिया होती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो यह एक कोशिकीय जीव होने के कारण उसकी संपूर्ण शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती है, और कालांतर में इस के केंद्रक का आकार बढ़ जाता है, और केंद्रक का आकार बढ़ जाने के बाद पुनः केंद्रक में विभाजन की प्रक्रिया होती है। विभाजन के बाद दो कोशिका का निर्माण होता है, और ये दो कोशिका पुनः वो उसका शरीर कट करके दो नए जीव के रूप में विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार से अमीबा में ये द्विखंडन की क्रिया होती है, और एक अमीबा विभाजित होकर के दो अमीबा का निर्माण करता है। उसी प्रकार से ये प्लाज्मोडियम, स्पाइरोगाइरा, इस सब में विखंडन क्रिया के द्वारा जो है वह जनन की क्रिया संपादित होती है।
एक विधि है अलैंगिक जनन की, मुकुलन। तो ये मुकुलन विधि के द्वारा भी जनन की क्रिया संपादित होती है। तो मुकुलन की विधि के द्वारा जो जनन की क्रिया संपादित होती है वह प्रायः हाइड्रा में होता है। तो हाइड्रा में जनन की क्रिया मुकुलन विधि के द्वारा होती है। हाइड्रा के शरीर में पहले एक मुकुल यानी उभार उत्पन्न होता है और यह उभार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ करके एक छोटा हाइड्रा के शरीर का निर्माण करता है और पुनः वह मूल शरीर से कट करके अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। इष्ट में भी मुकुलन विधि के द्वारा ही जनन की क्रिया संपादित होती है। तो इस प्रकार से मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया संपादित होती है। अलैंगिक जनन की एक और महत्वपूर्ण विधि है जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन मतलब काया यानी शरीर। आप लोग जानते होइएगा कि पौधों के 5 अंग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, और इस सभी के द्वारा अलग अलग पौधों में जनन की क्रिया संपादित होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके जड़ को अगर काट करके लगा दिया जाए तो उससे नए पौधा विकसित होती है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके तना को काट करके, जैसे गन्ना है, उसके तना को काट करके अगर लगा दिया जाए तो एक अलग गन्ना का पौधा निकल जाएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अड़हुल है या गुलाब का फूल है, इस सब के पौधे के अगर तना को काट करके फिर से लगा दिया जाए तो एक नया पौधा का विकास होता है। तो इस प्रकार से ये पौधा विकसित करने में जो है वह तना का भी योगदान होता है, उससे नया पौधा विकसित होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीजाणु जनन की क्रिया होती है, उसमें बीज का निर्माण होता है, जैसे गेहूं, चना, फल, साग सब्जी जो होता है, सभी के पौधों में बीज होते हैं और इस बीज को फिर हम बो देते हैं तो ऐसा पौधा प्राप्त होता है और उससे पुनः उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो जनन की इस प्रक्रिया को हम बीजाणु जनन कहते हैं। हालांकि बीजाणु जनन थोड़ा लाभदायक होता है क्योंकि बीजों को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है और अनुकूल वातावरण में उसे लगाने से क्या होती है, जो नए पौधों का विकास होता है। तो ये बीजाणु जनन हमारे लिए अति माने लाभदायक है या बहुत लाभदायक होता है। वैसे ही कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके पत्तियों को अगर लगा दिया जाए तो उस पत्ता में से ही नए पौधा विकसित होता है। जिसे ब्रायोफिलम नाम का एक पौधा होता है, उसके पत्ता को अगर लगा दिया जाए तो पत्ती में ही क्या होती है, पत्ती से जनन की क्रिया संपादित होती है। इसी क्रम में होता है कलम लगाना, कर्तन, दाव लगाना, कली रोपण, इसके द्वारा भी जनन की क्रिया संपादित की जाती है, यानी नए पौधा का विकास होता है। कलम लगाने के क्रम में दूसरे पौधे के जड़ के तना को काट करके फिर एक दूसरा पौधा का तना को काट करके उसमें जोड़ा जाता है और जोड़ करके फिर जब वो पूर्ण रूप से ज्वाइंट्स हो जाती है तब उसे लगा दिया जाता है। जिस प्रकार से आम के पौधा में कलम लगाया जाता है, उसके बाद कर्तन विधि के द्वारा चाय, चना, गुलाब, कैक्टस, अनानास आदि के पौधों में जनन की क्रिया संपादित होती है। उसके बाद दाव भी लगाया जाता है, जैसे चमेली का फूल होता है या चंपा का फूल का पेड़ पौधा होता है या लीची का पौधा होता है, उसमें दाव लगाया जाता है। इस विधि में पौधा के तना के एक भाग को क्या किया जाता है, हल्का सा छील करके वहां मिट्टी लगाकर पन्नी लगा दिया जाता है और फिर बांध दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वहां जड़ विकसित होती है और फिर नीचे से काट करके उसे लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हुआ और इससे विभिन्न प्रकार के पौधों का विकास किया जाता है या पौधे प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन की विधि के तहत एक कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पुष्पी पादप होता है, फूल होता है और फूल के द्वारा जो होता है वो बीज का निर्माण होता है। तो फूल में परागण की क्रिया होती है। हालांकि फूल के एक नर जनन अंग होता है और एक मादा जनन अंग होता है। माने पुष्पी पादप में लैंगिक जनन की भी क्रिया संपादित होती है। पौधा में केवल अलैंगिक जनन की क्रिया ही नहीं होती है बल्कि इसमें लैंगिक जनन भी होता है। जैसे पौधा का जो नर जनन अंग होता है उसको हम कहते हैं पुमांग या पुंकेसर, तथा मादा जनन अंग का नाम होता है जयांग या स्त्री केसर। आप एक फूल को देखिएगा गौर से तो उसके बीच में एक लंबा डंठल की तरह होता है और जो एक धागा की तरह होता है। उसके शीर्ष वाले भाग में छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिसे पराग कण कहा गया है।
हवा के झोंका से या किसी अन्य कारणों से यह परागकण जो है वह झर करके अंडाशय तक पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है या नीचे अंग तक। वहां जाकर के निषेचन की क्रिया संपादित होती है, जिसके फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसमें यह परागण की क्रिया नहीं होती है, तो उस स्थिति में बीज का निर्माण नहीं होता है। तो कुछ पुष्पी पादप में लैंगिक जनन की क्रिया भी संपादित होती है, जिसके फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। तो ये खास करके कुछ पौधों में होती है, फूलों में होती है, और सभी फूलों में नहीं। इस क्रम में आपको कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि परागण किसे कहते हैं या परागण किस प्रकार लाभदायक होता है। तो पराग कण को ये वर्तिकाग्र से ये जरांग तक जो पहुंचने की क्रिया होती है उसे हम कहते हैं परागण। ये परागण स्वपरागण होता है या परपरागण होता है। कुछ फूलों में स्वयं परागण की क्रिया संपादित होती है, जबकि कुछ फूलों में कीट के द्वारा या अन्य जीवों के द्वारा परागण की क्रिया संपादन करने में सहायता प्रदान कराई जाती है या सहायता की जाती है, जिसके फलस्वरूप परागण की क्रिया संपादित होती है। हालांकि कुछ ऐसे जीव होते हैं, इसमें ऐसा होता है एक लिंगी जीव भी होता है, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसे उभयलिंगी जीव कहते हैं। एक लिंगी जीव उन जीवों को कहा गया है जो जिस जीव के शरीर में एक जीव शरीर में अगर नर और मादा दोनों अंग उपस्थित होता है और उससे जनन की क्रिया संपादित होती है, ऐसे जीव को एक लिंगी जीव कहा गया है। इसमें सूक्ष्म जीवाणु आता है, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उसमें विखंडन की क्रिया के द्वारा प्रायः जनन की क्रिया संपादित होती है। उसी प्रकार से एक होता है द्विलिंगी जीव। तो द्विलिंगी जीव मतलब हुआ दोनों माने नर और मादा दोनों जब एक ही शरीर में होगा तब द्विलिंगी जीव होगा। और जब अलग अलग बॉडी में अलग अलग शरीर में नर होते हैं और मादा होते हैं तो उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। तो एक लिंगी जीव मतलब हुआ जब अलग अलग जीव शरीर में नर और मादा होता है। जैसे मनुष्य में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बड़े बड़े जीव जो होते हैं इसमें नर मादा अलग अलग बॉडीज में होता है तो उसको एक लिंगी जीव कहेंगे। और जब एक ही जीव शरीर में दोनों होता है, नर अंग भी होता है, नर अंग भी होते हैं और मादा जनन अंग भी होते हैं, और एक ही जीव शरीर के द्वारा जनन की क्रिया संपादित होती है, तब उसे हम कहते हैं द्विलिंगी जीव। तो द्विलिंगी जीव तो प्राय छोटे छोटे जीव होते हैं या कुछ जीव होते हैं। अब इस क्रम में हम देखते हैं कि मनुष्य में भी जनन की क्रिया संपादित होती है। मनुष्य में नर और मादा अलग अलग बॉडीज में होता है। मनुष्य के नर जनन अंग जो होते हैं उसका नाम है वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय। तो ये जो है वह नर जनन अंग है जिसके द्वारा जनन की क्रिया संपादित होती है। उसी प्रकार से मादा के शरीर में भी होता है ये मादा जनन अंग जिसका नाम होता है अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग। तो ये सब अंग जो होते हैं वह जनन की क्रिया संपादन में सहायता प्रदान करती है। अब इस क्रम में एक होता है ऋतुस्राव। तो प्रायः मादा के शरीर में ऋतुस्राव की क्रिया होती है। उसके अंडाशय में क्या होता है, अंडा का निर्माण होता है जो गर्भाशय तक पहुंच जाता है, और गर्भाशय में पहुंचने के बाद गर्भाशय की दीवार पर में एक श्लेष्मा का निर्माण होता है। अगर उस समय वह शुक्राशय से मिल जाता है या निषेचन की क्रिया संपादित हो जाती है तो अब भ्रूण का विकास होता है। वही भ्रूण कालांतर में बच्चा के रूप में परिणत होता है और जनन की क्रिया संपादित होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब अंडाशय और शुक्राणु का मिलन नहीं होता है, अंडा और शुक्राणु का मिलन नहीं होता है तो निषेचन की क्रिया नहीं संपादित होती है। उस स्थिति में जो है वो अंडा स्वयं 28 दिन के बाद फूटने लगता है और उसकी गर्भाशय के दीवार पर जो श्लेष्मा बनती है वो भी टूट करके बाहर रक्त के रूप में निकलता है। यह स्राव प्रायः 3 या 4 दिनों तक होता है और इसे हम ऋतुस्राव कहते हैं, जो खास करके मादा में होता है। तो ये मादा में ये घटनाएं जो होती है या ये क्रिया जो होती है वह उसके जीवन चक्र में प्रायः 12 साल से प्रारंभ होता है और 50 वर्ष की आयु तक होता है।
यही कारण है कि 50 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं में जनन करने की क्षमता नहीं होती है, वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। इससे पूर्व ही वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम होती है। तो ये ऋतुस्राव की क्रियाएं जो होता है वो महिला में होती है, जो प्रायः 28 दिनों के अंतराल में होता है। अब देखिए, एक है जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य क्या है? तो जिस अवस्था में किसी भी मादा के शरीर में या उसके गर्भाशय में बच्चे का विकास होता है, उस समय उसकी शारीरिक और मानसिक क्रियाविधियां प्रभावित होती है और उसका उचित रूप से देखरेख करना आवश्यक है। अगर देखरेख का अभाव हो जाता है तो उस स्थिति में उस बच्चे की भी मृत्यु हो सकती है या माँ की भी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चे और माँ को बचाने के लिए उसकी शारीरिक और मानसिक दशा जो होती है उसके समुचित देख-रेख करना आवश्यक होता है, उसका समुचित रूप से इलाज कराना आवश्यक होता है या नियमित रूप से उसके खान-पान पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है और विभिन्न दैनिक क्रियाविधियों के संपादन में भी सावधानी बरतनी होती है। तो इससे संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं उसे ही जनन स्वास्थ्य कहा गया है। हालाँकि देखिए, इसी अंतराल में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जो कि एड्स के बारे में। तो एड्स, जैसे कि आप लोग जानते होइएगा, एड्स एक फेमस रोग है और इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है उसको संक्षेप में हम कहते हैं एड्स। यह रोग एचआईवी वायरस के कारण होता है। अब देखिए, कोई भी वायरस बहुत ही खतरनाक होती है और उससे जब अगर रोग हो जाए तो समझिए कि उसे समाप्त करना बड़ा कठिन होता है। हालांकि एड्स एक नया रोग है, इसके संबंध में अभी पूर्णतः जानकारी नहीं प्राप्त हुई है और न ही दवा का ही निर्माण हो पाया है, जिसके कारण इसे खतरनाक माना गया है। किसी व्यक्ति के शरीर में जब एचआईवी वायरस प्रवेश कर जाता है तो पूरा फैलने लगता है और ये सबसे पहले रोग निरोधी क्षमता को नष्ट कर देती है। जब किसी के शरीर में रोग निरोधी क्षमता नष्ट हो जाएगी तो उस स्थिति में अनेक प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। अगर एक साथ शरीर में कई बीमारियां हो जाए तो समझिए उसको नियंत्रित करना बड़ा कठिन कार्य होता है और उस स्थिति में लोगों की मृत्यु हो जाती है। अतः एड्स से बचने के लिए हम लोगों को सदैव सावधान रहनी चाहिए और ये सावधानी से ही हम लोग इससे सुरक्षित रह सकते हैं। एड्स एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इस क्रम में हमें सावधानी रखनी चाहिए। इसके लिए कुछ सावधानियों पर विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले अनैतिक यौन संबंध से बचना चाहिए। उसके बाद रक्त लेते और देते समय जो है उसका एचआईवी जांच करा लेना चाहिए। केवल डिस्पोजेबल सुई का ही उपयोग करनी चाहिए और खास करके माँ से बच्चों में भी यह रोग स्थानांतरित होता है जाता है। इसीलिए गर्भावस्था में माँ का भी एचआईवी जांच करवा देना चाहिए और उसके पिता का भी, ताकि यह पता लग सके कि बच्चा में एचआईवी है या नहीं। क्योंकि यह रोग जो है वह रक्त के माध्यम से, बीज के माध्यम से, आंसू, लार या दूध के माध्यम से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में आता है। हालांकि इसका इलाज तो निकला है, कुछ दवाइयों की खोज भी की गई है, लेकिन यह पूर्ण रूप से कारगर इसलिए नहीं होता है कि प्रारंभिक अवस्था में लोगों को इस बीमारी के संबंध में जानकारी नहीं मिलती है। जब यह बैक्टीरिया जो है वह संपूर्ण शरीर में फैल जाता है तो उस स्थिति में जो है उसका लक्षण प्रकट होता है या लोगों को जानकारी मिलती है और तब तक में वो पूरे शरीर में फैल जाता है और एकाएक उसको नियंत्रित करना बड़ा कठिन हो जाती है, जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। अतः यह एड्स जो है एक जानलेवा रोग है और इसके संबंध में सभी को जानकारी रखनी चाहिए और इससे सब हमेशा सावधान रहनी चाहिए ताकि हमें एड्स रोग नहीं हो। ये यही कारण है कि प्रत्येक कक्षाओं में या सभी जगह एड्स के बारे में विशेष रूप से सभी व्यक्तियों को जानकारी प्रदान की जाती है ताकि वे सावधान रहेंगे, अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे और स्वयं सुरक्षित रहेंगे और दूसरे को भी सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ये एड्स के बारे में भी जान लिए होइएगा। अब जो है तो ये जीवों में जनन की क्रिया किस प्रकार संपादित होती है, हम आशा करते हैं कि आप लोग जान लिए होइएगा किस जीव में किस प्रकार से ये जनन की क्रियाएं संपादित होती है।